सामान्य इच्छा का कानून रोबेस्पियर के द्वारा लगाया गया। वो सामान्य इच्छा का कानून उसके द्वारा लगाया गया, सामान्य इच्छा का सिद्धांत उसके द्वारा लगाया गया और आतंकवादी शासन की स्थापना कर दी गई। किसके द्वारा की गई? रोबेस्पियर के द्वारा की गई। यहाँ पर स्टालिन भी यही करता है। तो जैसे हम रूसो को हम रोबेस्पियर के आतंकवादी काल का दोषी नहीं मान सकते, वैसे हम कार्ल मार्क्स को मान सकते हैं? नहीं मान सकते। इन सब बातों का हम उत्तर देंगे और उसके बाद में हम पढ़ेंगे किसे परिणाम कि क्या परिणाम है, क्योंकि परिणाम ही आगे कहीं ना कहीं, अब आप जितने भी परिणामों को लेकर जाओ वो सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ओर आपको लेकर जाएंगे। अब जितनी भी घटना होगी ना वो सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ओर लेकर जाएंगे। जैसे 1799 के बाद में जो भी घटना हो रही थी वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ओर लेकर जा रही थी, आपको कारण बनते आ रही थी। अब वैसे ही जितनी भी घटना होगी वो आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ओर लेकर जाएंगी, कोल्ड वॉर की ओर लेकर जाएंगी, और कोल्ड वॉर और वर्ल्ड वॉर कहीं ना कहीं दुनिया को और बांटने का कोशिश कर जाएगा। अब अगर हम कारणों को लेकर पढ़ते हैं, कारणों को अगर लेकर चले तो सबसे पहले तो हम कुछ बेसिक चीजों को अगर पढ़े तो हम सबसे पहले रशिया अपने हिसाब से एक बड़ा देश, परंतु वो पक्का यूरोपीय देश था और पक्का यूरोपीय पुरातन देश था। हाँ बेटा खुला पक्का यूरोपीय देश था, पुरातन अवस्था वाला था और पुरानी अवस्था ही थी, पुरातन अवस्था ही थी और पुरातन अवस्था में राजा ही देवता माना जाता था, राजा ही सर्वा माना जाता था। जब राजा ही देवता माना जा रहा है, राजा ही सर्वा माना जा रहा है, तो इसका मतलब जो प्रजा है उनकी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। तो मतलब अगर हम राज्य की स्थिति देखें, स्थिति कहां की बेटा? यूरोप में किसकी? रूस की। तो रूस की देखें तो यहां पर भी देवी सिद्धांत लागू था। अब देवी सिद्धांत लागू था, इसका मतलब यहां पर क्या था? राजा जो बोलेगा वो सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रकाश ईश्वर का वो राजा से होकर निकलता है, मतलब राजा परछाई है, सब उसकी बातों को माने। जिस वजह से हमें क्या दिखेगा कि यहाँ पर जो आम जन है उनके पास अधिकार नहीं रहेंगे, राजा के पास अधिकार रहेंगे और राजा जनता के प्रति किसी भी प्रकार से जवाबदेह नहीं रहेगा। मतलब वे सब कार्य करेगा जो उसे मन को अच्छा लगेगा। मतलब महिला, बच्चे, पुरुष सबका शोषण हो रहा है, और जब सबका शोषण हो रहा है तो इसी के बाद में हमें सामाजिक स्थिति में भी दिखाई दे रहा है। उसमें जो किसान वर्ग था उसकी स्थिति भी कम नहीं। समाज 3 वर्गों में तो बटा था, पर जो भूमि थी, जो कुल 100% थी, उसमें से 67% पोप, पादरी और कुलीन वर्गों के पास थी, तो वहीं पर 30% किसानों के पास थी। किसके पास थी? किसानों के पास। और ये किसान लोग ही क्या करते थे? कर देते थे। पूरे राज्य के कर देने का जिम्मेदारी किसकी थी? किसानों की, क्योंकि ऊपर की जितनी भूमि थी 67% ये कर मुक्त थी। क्या थी? कर मुक्त थी। और दूसरी बात, जो 1861 में जो दास प्रथा की समाप्ति की रशिया में घोषणा करी थी, उसका अनुपालन नहीं किया गया था। और जब उसका अनुपालन नहीं किया गया था तो जिस वजह से दासों की स्थिति और बदतर होती जा रही थी, एक असंतोष मन में भरा हुआ था। ये असंतोष कहीं ना कहीं आगे निकलना ही था। तो हमें यहां पर ये दिखाई दे रहा। इसके अलावा हमें ये भी दिखाई दे रहा था कि किसानों की स्थिति तो बेकार थी, और बदतर कैसे आ रही थी? निरंकुशता के कारण। और निरंकुशता के क्या कारण निकल कर आ रहे हो उसको भी देखिए। तो एक और है मजदूर वर्ग। मजदूर वर्ग जो थे वो औद्योगिकरण के कारण बने हुआ एक नया वर्ग था, क्योंकि जब उद्योग लग रहे थे तो स्वाभाविक रूप से उसमें काम करने वाला एक नया वर्ग पैदा हुआ। क्योंकि पहले तो कैसा था? सामंत, पोप, पादरी, कुलीन वर्ग, किसान वर्ग, यही 3 वर्ग थे। जब औद्योगिकरण हुआ तो एक नया वर्ग का जन्म हुआ। जब औद्योगिकरण हुआ तो एक नए वर्ग का जब जन्म हुआ तो उस नए वर्ग की स्थिति जो है वो भी तो कहीं ना कहीं दुखी थे। और दुखी होने का कारण क्या था? क्योंकि वो
जिस औद्योगिकरण में अपने उद्योगों में काम करते थे, वे सब औद्योगिकरण में लगी हुई भूमि जो थी वे भले ही रूस की थी, परंतु जो पूंजी थी वो विदेशियों की थी। और जो पूंजी विदेशियों की थी तो वो पूंजीपति लोगों के द्वारा अधिकतम लाभ को प्राप्त करने के लिए, किसे प्राप्त करने, अधिकतम लाभ को प्राप्त करने के लिए ही कार्य किया। और जब अधिकतम लाभ को प्राप्त करने के लिए कार्य किया गया तो कहीं ना कहीं इनके द्वारा कम मात्रा में वेजेस दिए गए, शोषण किया गया। और जब कम मात्रा में उनको मजदूरी दी गई तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक भाव आया कि भैया हमारा शोषण हो रहा है। असंतुष्टि का भाव कहीं ना कहीं उनके मन में भी जागृत होने लगा। कोई सुविधा नहीं, कोई कुछ नहीं, जिस वजह से असंतुष्टि लगातार बढ़ती चली। किसान में तो असंतुष्टि थी, अब किसान में असंतुष्टि को और बढ़ाने का कारण क्या था? और बढ़ाने का कारण था राजा की अलग प्रकार की नीतियां। राजा का लगातार, क्योंकि अगर आप नीतियों की बात करें तो मैं कह रहा था ना कि किसानों की स्थिति बदतर क्यों हो रही थी। ये किसान 30% भूमि पर कार्य करते थे और 100% कर देने में भुगतान योगदान निभाते, और ये कर की मात्रा उनकी और बढ़ती जाती थी जब राजा के द्वारा किसी युद्ध में अपने आप को शामिल देश घोषित किया था। क्रीमिया युद्ध, उस क्रीमिया की चाह में रशिया ने अपने पूरे के पूरे असला बारूद को छू, रसद की मांग बढ़ने लगी, खाने पीने की मांग बढ़ने लगी, खर्चा होने लगा। और ये खर्चा होने लगा तो राजा खुद कमाता थोड़ी था, टैक्स कलेक्ट करता था, और टैक्स कलेक्ट करता था तो किससे कलेक्ट करता था? किसान से। तो किसके ऊपर वजन बढ़ता था? किसानों पर। किसका दिल खटाब देता था? किसानों का। कौन दुखी होता था? किसान। तो असंतुष्टि की भावना किस में आती थी? किसान। ये कहीं ना कहीं असंतुष्टि की भावना जागृत होते चली गई, और जागृत होने के साथ में बढ़ते ही चली गई, बढ़ते ही चली गई, बढ़ते ही चली गई। इसको संतुष्ट करने का प्रयास नहीं किया। औद्योगिकरण हुआ, पर इतना ज्यादा भी नहीं हुआ, पर जो हुआ वो भी देशी पूंजी के माध्यम से नहीं बल्कि विदेशी पूंजी के माध्यम से। और विदेशी पूंजीपति जितने भी लोग थे वे सभी लोग क्या कर रहे थे? अधिकतम लाभ की भावना के साथ काम कर रहे थे। मतलब मजदूरों के हितों की कोई भावना नहीं थी, केवल स्वयं के हितों की भावना थी। तो मतलब मजदूरों का शोषण हुआ, मतलब जो नया वर्ग बना वो पैदा होते से ही शोषण का भोगी बना। उनके मन में भी एक भाव आ गया कि भैया अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसी दौरान दो प्रकार की पार्टियां बन गई, दो प्रकार की पार्टी। अगर हम समाजवाद का प्रसार बोले, एक कारण समाजवाद का प्रसार, समाजवाद का प्रसार होने लगा था, ये भी एक कारण है। क्योंकि क्रांति कौन सी हो रही थी? वैश्विक क्रांति। और वैश्विक का मतलब क्या होता है बेटा? अल्पमत। और मेंशेविक का मतलब क्या होता है? बहुमत। और कौन सी क्रांति हो रही थी अगर ओवरऑल इसमें कहा जाए तो कौन सी क्रांति हो रही थी? समाजवादी क्रांति हो रही थी। तो समाजवाद का प्रसार भी तो कहीं ना कहीं समाजवादी क्रांति का क्या बनेगा बेटा? कारण बनेगा। अगर समाजवाद नहीं फैलेगा तो समाजवादी क्रांति होगी क्या? नहीं होगी। यहाँ पर समाजवादी क्रांति होने लगी। तो समाजवादी क्रांति के पीछे दलों का लगातार प्रसार हुआ। एक दल था समाजवादी क्रांतिकारी दल, शब्द याद रखिए। एक था समाजवादी क्रांतिकारी दल, ये किसानों के हितों की बात करता है। समाजवादी क्रांतिकारी दल ये किसानों के, मतलब किसान को एकत्रित करके किसानों की भावनाओं को लगातार प्रसारित करने का काम ये खुद करता था। एक था समाजवादी प्रजातांत्रिक दल। एक कौन सा दल था? समाजवादी प्रजातांत्रिक दल। ये मजदूरों के हितों की बात करता था। मजदूर को क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, इन सब की बात करता था। इसी दल से संबंध रखता था लेनिन। इसी दल से कौन रखता था संबंध? लेनिन। पर लेनिन की सोच समाजवादी प्रजातांत्रिक दल की तो थी, पर कैसे समाजवादी क्रांति को लाया जाए इस बात को लेकर इस समाजवादी प्रजातांत्रिक दल में भी आगे चलकर विभाजन हो गया, और विभाजन होकर एक बदल गया मेंशेविक में और एक बदल गया वेल्शेविक। मेंशेविक का नेतृत्व करा केरेंस्की ने। शब्द याद रखिएगा, केरेंस्की, लिख लीजिए आप लोग, केरेंस्की।
और वैश्विक का नेतृत्व करा किसने? लेनिन ने। किसने करा? लेनिन ने। यहाँ पर जो मेंशेविक थे वे क्रमगत सुधार के समर्थक, मतलब धीरे 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 सुधार होना चाहिए, एकदम से तेजी से नहीं होना चाहिए, क्रमगत रूप से, आराम से, धीरे धीरे सुधार हो। आवश्यकता नहीं एकदम पूरी व्यवस्था को बदला जाए। लेनिन ऐसी सोचने वाला नहीं था, क्योंकि लेनिन ने किसे पढ़ा था? कार्ल मार्क्स को। और कार्ल मार्क्स कहता था कि समाजवाद आएगा तो डायरेक्ट एक्शन से आएगा, याद है क्या नहीं? उसने बताया था समाजवाद कैसे आएगा? डायरेक्ट एक्शन से आएगा। और डायरेक्ट एक्शन कब होगा? जब वर्ग चेतना क्या होगी? और वर्ग चेतना कहाँ जागृत होगी? मधुशाला में। पता नहीं क्यों होगी? समीकरण में जो पर्याप्त वो इनकम नहीं मिल रही, पूंजीपति का ज्यादा वो हो रहा है, लाभ अर्जन हो रहा है और उनको कम दिया जा रहा है, तो वो थक रहे हैं, काम ज्यादा लिया जा रहा है, दबाव में कोई ऑप्शन बचा नहीं है, तो वो अब थकान मिटाने के लिए कहा जाएंगे और फिर क्या करेंगे? ना पिएंगे ना। हाँ, फिर वहाँ सब लोग मिलेंगे, क्रिया बताए पूरी, पिएंगे, पीने के बाद में बड़बड़ाएंगे और सबका बड़बड़ाना एक जैसा रहेगा, तो बोले तू भी कोई बड़बड़ाना, मैं भी आओ और मिलते हैं, तो क्या होगा? डायरेक्ट एक्शन। तो ये कैसे समझ? डायरेक्ट एक्शन मतलब एकाएक पूरी व्यवस्था में परिवर्तन के लिए कि क्रमगत रूप से? एकाएक परिवर्तन के थे ना, कि एकाएक पूरी व्यवस्था में क्या आ जाए? परिवर्तन आ जाए। तो ये लोग इसकी मांग कर रहे थे और इनका लगातार प्रसार हो रहा था। समाजवाद के कई सारे छोटे छोटे दल का बन जाना रशिया में समाजवादी क्रांति का होने की सफलता का एक प्रमुख कारण था, क्योंकि जब ब्रिटेन में समाजवादी विचारधारा का प्रचलन होने लगा, फ्रांस में जब समाजवादी विचारधारा का प्रचलन होने लगा, जर्मनी में जब समाजवादी विचारधारा का जब प्रचलन होने लगा, तो वहां के शासक सोए हुए नहीं थे, जागे हुए थे और उन्होंने उस विचारधारा को थोड़ा सा दबाने का प्रयास किया, लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास किया, जिस वजह से समाजवादी विचारधारा वहां के लोगों को उतना आकर्षित नहीं कर गई। जैसे मैंने आपको कल उदाहरण के रूप में बताने की कोशिश करी थी कि अगर आपके द्वारा मेरे सामने में 10 बातें लाई जाती है, अगर मैं 10 बातों को नकार देता हूं तो आप में से असंतुष्ट रहोगे और जो आपको संतुष्ट करेगा आप उसकी तरफ चले आओगे। पर 10 में से अगर मैंने 4 बातों को अगर मान लिया और कहा कि भविष्य में इन बातों को भी मानूंगा, तो आप मेरी उन 4 बातों के कारण फूले नहीं समाओगे और मुझसे कहीं ना कहीं संतुष्ट रहोगे, पूर्ण नहीं तो कुछ तो संतुष्ट रहोगे, तो किसी और के पास जाओगे क्या? जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में इस असंतुष्टि को दबाने के लिए उन्होंने एक तंत्र को इजाद करके रखा। ये तंत्र कहीं ना कहीं रशिया में नहीं था, वहां पर देवी सिद्धांतों के आधार पर शासन किया जा रहा था और व्यवस्था पूरी की पूरी वैसे ही थी जैसे 1789 में फ्रांस में थी। आ रहा है समझ में आपको? चेंज नहीं हुआ था रशिया। तो स्वाभाविक रूप से एक अच्छा धरातल बनते जा रहा था। कौन? क्रांति का? रशिया। जब एक अच्छा धरातल रशिया बनते जा रहा था तो ये स्वाभाविक रूप से हमें क्रांति के बिंदु वहीं दिखाई दे। दूसरा एक और व्यक्ति दार्शनिक। दार्शनिकों की भूमिका बहुत रहती है, आप मानिए। दार्शनिक जो बोलता है ना, वो व्यक्ति के दिमाग को हिट कर जाता है। एक किताब देखी थी वॉर एंड पीस, टॉल्स्टॉय की, आप पढ़िएगा। वॉर एंड पीस करके किताब देखी टॉल्स्टॉय ने। टॉल्स्टॉय को गांधी ने भी पढ़ा। तो जब आप वॉर एंड पीस को जब देखोगे, देखना क्या सुनोगे, तो वहां की जनता को कहीं ना कहीं इसको पढ़ने के बाद में अपना पुराना वैभव समझ में आया। नेपोलियन को जानते? नेपोलियन को हराने का काम सबसे पहले किसने करा? रशिया ने ही तो करा था। नेपोलियन की सेना 6 लाख लेते हुए वो पहुंची थी, परंतु हारी। वो पहुंची थी 6 लाख लेकर, तक हार कर वापस आई। कितनी थी? 1 लाख। पर कहां पर हारी? लिबजिंग के मैदान में। तो मतलब यहाँ पर हराने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? रशिया की। तो लोगों के मन में गौरव की भावना थी और ये गौरव की भावना को भरने का काम किसने करा? टॉल्स्टॉय ने करा। तो जब गौरव की भावना को भरने का काम करा टॉल्स्टॉय ने, तो कहीं ना कहीं ये बात आई कि कहीं ना कहीं हमारे इस गौरव को तोड़ने का काम ये राजतंत्र के द्वारा किया। कहां पर किया गया? तो एक युद्ध हुआ था 1905 का,
रूस जापान युद्ध। याद रखिएगा, ये युद्ध जो है ना, भारत में उग्रवाद को बढ़ाने, भारत में उग्रवादी दल को राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस युद्ध में। तिलक ने इस बात को कोट करते हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को उदार की जगह पर उग्र बनाने के लिए कहा। तिलक ने, ये युद्ध हुआ। जापान के बारे में आपको बताते हैं, एक बार क्वेश्चन आ चुका है, 2014 में आया था। मेइजी क्रांति को स्पष्ट कीजिए। मेइजी क्रांति, मेइजी वहां का एक शासन तंत्र था, उन्होंने क्रांति करी। आपको थोड़ा सा वो भी बता देते हैं क्या था, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि जापान एक छोटा सा देश, जापान अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करने में सबसे माहिर देश, सबसे माहिर देश। आप यहां से समझिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बम गिरा, उसके बावजूद आज वो डेवलप कंट्री है, हाँ कि नहीं है? दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी अगर मानी जाती है तो अमेरिका की नहीं मानी से जापान और जर्मनी की। दो ही आज बोलते हैं जर्मन टेक्नोलॉजी, एक ही शब्द बोलता है, और जापान टेक्नोलॉजी। आप आराम से ले लेते, सोनी के सामान लेते हो कि नहीं? आप क्यों लेते हैं? लेते क्यों हो? ट्रस्ट, एक ट्रस्ट। आप जर्मनी की गाड़ियां लेते हो, आप ट्रस्ट के साथ लेते हो। टोयोटा कहाँ की? जापान। क्यों लेते हो? टोयोटा देखिए, दुनिया में उसका पूरा शोरूम है। उसके पीछे का कारण हम आपको थोड़ा सा बताते चलते, सुनना पसंद करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। क्या हुआ कि जब उपनिवेशिक की खोज में जब सब जो यूरोपीय कंट्री आगे बढ़ी, तो यूरोपीय कंट्री आगे बढ़ी तो इस बात पर सब लोग पहुंचे कि भैया एशिया एक अच्छा स्थल है। भारत आए, इंडोनेशिया का आए, सब लोग, चाइना भी आए। चाइना में इनको आने में, यूरोपीय कंट्री को आने में समय लगा, पर आया तो चाइना की स्थिति है ना, जैसे आपने तुर्की की स्थिति देखी थी कि तुर्की कैसा था, यूरोप का मरीज, वैसे एशिया का मरीज कहा जाता था बेटा चीन को। एशिया की स्थिति, एशिया में चीन की स्थिति थी एक तरबूज की तरह पर, जैसे तरबूज को काट कर हर कोई अपने अपने स्लाइस को अपने पास में रख लेता है ना, वैसे पूरे के पूरे चीन को काट दिया था सब। चीन किसी का उपनिवेश नहीं बना, पर उपनिवेश से कम स्थिति नहीं थी। इसी दौरान जापान के जो समुराय कहा जाता है, वहां पर जो योद्धा लोग रहते हैं ना, समुराय कहा जाता है उनको, तलवार निकाल कर ऐसा ऐसा करने वाले जो लोग रहते हैं, समुराय का है, वो उनकी पद्धति है। जब उस समुराय को, जब वो पद्धति कहीं ना कहीं काम में नहीं आई और कुछ नवीन चीजें उनको आकर्षित कर गई, और अपने क्षेत्र में जब विदेशियों का हस्तक्षेप देख लिया तो उन्होंने अपनी व्यवस्था को बदला। भारत और जापान में अंतर यही है, भारत अपनी संस्कृति से कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर जा रहा है, अपना पश्चिमीकरण कर जा रहा है। जापान ने अपना पश्चिमीकरण नहीं करा, बल्कि पश्चिम से कुछ अच्छी चीजों को लिया, अपनी संस्कृति को आज भी बचा के रखा। आज आप हाय बोलना पसंद करते हो कि नमस्ते बोलना पसंद करते हो? नमस्ते। हाय बोलते हो तो कैसा लगता है? सोसाइटी में अपन कुछ अलग है, इन लोगों में नहीं है बेटा। उसका पीछे कारण है मेइजी क्रांति। मेइजी क्रांति का एक तरीका था, उन्होंने अपने लोगों को, आज चाइना उसी बात को अपना रहा है, हमें भी वही करना चाहिए। कहीं से कोई अच्छी चीज लो तो ले लो, पर अपनी संस्कृति के प्रति हमेशा एक सकारात्मक भाव को रखो। तो मेइजी क्रांति में क्या हुआ, इन्होंने बाहर से जितनी भी आधुनिक चीजें थी सबको लिया और बहुत द्रुत गति के साथ में इन्होंने अपना औद्योगिकरण शुरू करा। संसाधन थे इनके पास में, और संसाधन थे तो कोरिया जो क्षेत्र था ये इनका उपनिवेश, मतलब इनका ही क्षेत्र था, बाद में इन्होंने प्राप्त करा। कोयला भी था और गहरे गहरे समुद्र तल थे, मतलब बंदरगाहों की स्थिति की भी अच्छी थी, व्यापार भी बहुत किया, और कुछ ही समय में इनकी स्थिति एक छोटे से देश की, जिसने अपनी संस्कृति को बनाए रखा पर बाहर से सब आधुनिक चीज को अडॉप्ट कर लिया। 1850 के बाद में इन्होंने इतना द्रुत गति से, 1830 के बाद से इन्होंने अपने क्षेत्र में औद्योगिकरण की शुरुआत कर। एशिया में एक ही ऐसा देश था
जो यूरोप की कंट्रियों के साथ में कदम ताल चलते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए औद्योगिकरण को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा रहा था, उसका नाम था जापान। और जब जापान औद्योगिकरण को बढ़ाने लगा तो औद्योगिकरण को बढ़ाने के बाद में पूंजीपतियों के लाभ की मंशा बढ़ने लगी। जब पूंजीपतियों के लाभ की मंशा बढ़ने लगी तो अब उनको नवीन उपनिवेशों की मांग, क्योंकि अब तुम औद्योगिकरण करोगे तो वस्तु का उत्पादन ज्यादा होगा। जब वस्तु का उत्पादन ज्यादा होगा तो उसको खपाने के लिए बाजार भी तो चाहिए। अगर बाजार ही नहीं रहेगा तो वो वस्तु कहीं ना कहीं बिक नहीं पाएंगी और पूंजीपतियों को नुकसान होगा, देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल होगी। अब इसकी चाह में इन्होंने क्या किया, मंचूरिया के मैदान के ऊपर आक्रमण करा। ये मंचूरिया के मैदान चाइना के क्षेत्र में आता है। अगर आप लोगों ने अगर मैप को देखा है तो मंचूरिया के मैदान चाइना के क्षेत्र में आता है, परंतु उसके ऊपर अधिकार था रशिया का। 1905 में जापान ने आक्रमण करा। रशिया बिना किसी चू चपाट किए हार गया, एक ही बार में हार गया। पहले ये सब दुनिया में बात फैली थी कि यूरोप की किसी भी शक्ति को हराना नामुमकिन है, विशेषकर एशिया, क्योंकि एशिया पिछड़ा हुआ, ये बोला मतलब एशिया की शक्ति के द्वारा यूरोप को हराया नहीं जा सकता। ये खोखलापन रशिया का जाहिर हो गया और पूरे यूरोप में थू-थू होने लगी। अब यहाँ पर हारने के पीछे का कारण जनता थी कि गलत शासन व्यवस्था थी? तो मतलब अब लोगों के मन में शासन व्यवस्था के विरुद्ध में एक भावना जागृत होने लगी कि ये शासन व्यवस्था के कारण ही हो रहा है, तो इस शासन व्यवस्था में आम जनता की भावना को भी लेकर आओ। और इस भावना को और बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? दार्शनिक टॉल्स्टॉय, द वॉर एंड पीस किताब को लिख दिया और बताया कि देखो हम उस जमाने के लोग हैं जिस समय में नेपोलियन जैसे एक व्यक्ति को हमने हराया, और देखो हमें कैसे किन से हरते, एक छोटे से देश से, एक पिद्दुक से देश से, थोड़ा बड़ा देश से तो हरते, एक छोटे से देश से हरते, बड़े देश से हरते तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट रहती। छोटा सा देश, ज्यादा बड़ा देश, छोटा सा पिद्दुक सा देश, जापान इतना सही हर। अब इस बात को कहते 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 सेंट पीटर्सबर्ग की गलियों में एक जगह पर सभी लोगों ने राजा का विरोध करना शुरू कर दिया। 1905 में जब राजा का विरोध करना शुरू कर दिया तो राजा ने आओ देखा ना ताओ, रविवार का दिन था, सभी लोगों का कत्लेआम करवाना शुरू कर दिया। खून से पूरी की पूरी लथपथ होगी सेंट पीटर्सबर्ग की गलियां, जिसे कहा गया खूनी रविवार। उस खूनी रविवार को देखते हुए जनता जो पहले आक्रोशित थी, उनका आक्रोश और बढ़ा, और जब और बढ़ा तो राजा को समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर के राजा को कहा जाता था बेटा जार। क्या कहा जाता था? जार। जैसे हमारे यहाँ पर सम्राट, विराट, बादशाह ये कहा जाता है कि नहीं, वैसे यहाँ पर कहा जाता है जार। जार को समझ में आ गया कि अगर मैंने और हिंसा करी तो भैया मेरी तख्ता पलट अभी हो जाएगी, तो इनकी कुछ बातों को मान लेते हैं। तो जापान युद्ध के बाद में क्या हुआ? 1905 के बाद में उन्होंने एक संसद को बनाया जिसका कहा नाम था ड्यूमा। जैसे हमारे यहाँ पर संसद है ना, वैसे कहा था ड्यूमा। हमारे संसद बोला जाता है जो कानून बनाती है, वैसे वहां पर ड्यूमा बना, मतलब राजा एक पद, ड्यूमा, और ड्यूमा में जो चुने हुए लोग हैं जनता के द्वारा, वो यहाँ पर बैठेंगे आकर। अब वो आकर बैठेंगे, वो सत्ता को संभालेंगे, परंतु इस ड्यूमा को शुरू करने, भंग करने, इसका अधिकार जार ने अपने पास में रख लिया। जार को जब भी लगता था कि ड्यूमा मेरे अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर जा रही, तो ये उसको विघटन कर देता था। इस ड्यूमा में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि थे, और जनता को वो प्रतिनिधि बताते थे कि हम कार्य इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि सम्राट हमें कार्य करने नहीं दे रहे, क्योंकि जब भी हम कार्य करने आते हैं तो हमारा विघटन कर देता है, समापन कर देता है। तो तुम्हारे नाकाम होने के पीछे का कारण मैं नहीं हूं, बल्कि कौन है? सम्राट है। मतलब अब किसे हटाना पड़ेगा? सम्राट को हटाना पड़ेगा। लोगों के मन में भावना आने लगी। इसलिए इस 1905 की घटना को कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं? रूस की प्रथम क्रांति। रूस की प्रथम क्रांति, क्योंकि एक बड़ी घटना थी। तो कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं कि ये एक पूर्व संध्या थी। पूर्व संध्या थी। पूर्व संध्या का मतलब क्रांति के पूर्व की घटना, जो क्रांति का कारण कहीं ना कहीं भविष्य में बनी। क्रांति अगर हुई तो एक कारण बनी। कुछ क्या करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में इसे क्रांति के रूप में ही बता देते हैं। और आपको भी पता है क्रांति के पीछे किसी को, घटना को क्रांति कहा जाना
उसके दीर्घकालिक प्रभाव और व्यापक प्रभाव के आधार पर ही हम किसी को क्रांति कहते हैं। तो हम क्रांति कह सकते हैं क्या? क्योंकि इसमें ड्यूमा तो बनी, परंतु ड्यूमा जो है किसके स्वार्थ का उपकरण बन के रहेगी? जार के। अब शब्द क्या बोलोगे? राजा ने क्या बोलोगे? जार के। तो ये कोई व्यापक परिवर्तन लाया क्या इसमें? जब कोई व्यापक परिवर्तन लाया ही नहीं तो हम इसे क्रांति बोलेंगे कि क्रांति में घटना, क्रांति जैसी घटना होने में कोई एक कारण बोल सकते हैं? क्योंकि इसने कहीं ना कहीं जनता को उत्तेजित करने का कार्य किया कि इसी के बाद व्यवस्था पूरी परिवर्तित हो गई। पूरी व्यवस्था परिवर्तित हुई कि राजा तो बना रहा, जार तो बना रहा। तो तात्कालिक कारण क्या बन गया? उस तात्कालिक कारण हुआ रशिया को चाहिए था एक क्षेत्र जिसका नाम था क्रीमिया, और रशिया का जो जार था वो रशिया का पूरा रूसीकरण कर रहा था। रूसीकरण मतलब रूस एक जाति है और पूरे रशिया में विभिन्न प्रकार की जातियां रहती, जैसे हमारे यहाँ पर कई सारे गोंड, भील, कोरकू, बैगा, सहरिया, भारिया, ये अलग अलग जनजातियां, वैसे ही कई सारी अलग अलग जनजातियां वहां पर। अब जब अलग अलग जनजातियां वहां पर रह रही थी तो उन सभी जनजातियों के अपने अपने धर्म थे। जार ने सबका रूसीकरण करने का प्रयत्न नहीं किया, सब रीति रिवाज रूसी वाले बनाने लगे। जनता के मन में और आक्रोश आने लग गया, और जब और आक्रोश आने लग गया तो बस उनको चिंगारी की आवश्यकता थी। और चिंगारी की आवश्यकता क्या हुई? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई तो जो एक खोई हुई मंशा थी कि क्रीमिया युद्ध जो हारे थे उसमें जो क्रीमिया प्राप्त करना था, उस प्राप्त करने की मंशा जागृत है कि भैया अपने को तो ये चाहिए ही चाहिए, इसको प्राप्त करना ही करना है। और मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से क्रीमिया युद्ध जो है प्राप्त होगा। अगर हम जर्मनी की तरफ से लड़ेंगे तो हमें प्राप्त नहीं होगा। तो मित्र राष्ट्र की तरफ से युद्ध में लड़ा, और लड़ा तो राजा के कहने पर युद्ध में उनके सैनिक लड़े, परंतु बिना किसी रसद के, बिना किसी आवश्यक वस्तु के लोगों को इधर से छोड़ा जा रहा है, गाड़ियों में भरकर लाया जा रहा है, और इधर से बंदूक को चलाया जा रहा है। अगर तुम आगे नहीं गए तो इधर से मारोगे, अगर तुम आगे गए तो उधर से मारोगे। तो जो मरकर भागते थे चुन चुन के मारे जाते थे। इनकी खबरें पहुंचती थी, और जब इनकी खबरें पहुंचती थी लोगों के मन में भावना आती थी, और इस भावना को कहीं ना कहीं ये जो पार्टी थी ये बता रही थी, समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी, जिसमें केरेंस्की भी बोल रहा था, वेल्शेविक में बोल रहा था, कौन? लेनिन बोल रहा था देखो राजा इस प्रकार से, हम आएंगे तो कुछ परिवर्तन लेकर, सब समान होगा, और जब सब समान होगा तो मध्यम वर्ग तुम्हारी इच्छा की भी पूर्ति होगी, सर्वहारा वर्ग तुम्हारी इच्छा की भी पूर्ति होगी, और सब एक जैसे रहेंगे। तो ये जो डिवाइडेशन के कारण तुम जो 30% भूमि को लेकर हो और पूरे 100% कर को देते हो, नहीं, सबको देना पड़ेगा। जब सबको देना पड़ेगा तो सब एक जैसे रहेगा। लोगों को ये बात आकर्षित कर रही, दुख हो रहा था और दुख में कोई समाधान भी दे रहा था, तो समाधान देने वाले के प्रति क्या बढ़ रहा था? आकर्षण बनते आ रहा। और जब ये आकर्षण बनते आ रहा था तो कहीं ना कहीं ये आकर्षण कहीं ना कहीं 1917 में क्या कर दी? क्रांति कर दी, समाजवादी क्रांति। तो जो चरणों में चले, एक मेंशेविक और एक वेल्शेविक, आया थोड़ा बहुत समझ? एक बार थोड़ा सा और देखें, एक बार थोड़ा सा देखिए। वेल्शेविक क्रांति कहा जाता है, वेल्शेविक क्रांति अक्टूबर की, मेंशेविक क्रांति फरवरी और मार्च की। अगर हम वेल्शेविक क्रांति की बात करें तो ये लेनिन के नेतृत्व में हुई, और मेंशेविक क्रांति कहे तो ये किसके नेतृत्व में? केरेंस्की के नेतृत्व में, याद रखिएगा। अब ये क्रांति हो रही है तो क्रांति होने के पीछे कुछ ना कुछ कारण होंगे, मजबूत कारण होंगे, जिसने इस घटना को क्रांति के रूप में बदलने का काम किया। और जब हमने कारणों को देखना था तो कारण बहुत मजबूत सब, क्योंकि रशिया की जो व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था, वो वैसी ही थी जैसे 1790 में पुरातन व्यवस्था लिए हुए फ्रांस की थी, जहां पर राजा, यहाँ पर राजा को जार कहा जाता, जो देवी सिद्धांतों पर आधारित कार्य करता। अब देवी सिद्धांतों पर आधारित कार्य करने का मतलब यह है कि राजा ही देवता है, जो बोलेगा वो ही सब कुछ है, मतलब प्रजा के हितों की कोई बात होती। तो मन में कुंठा थी, और जो समाज था और बटा हुआ था विशेषाधिकार और विशेषाधिकार विहीन वर्ग में।
कर के मामले में भी कहीं ना कहीं विशेषाधिकार और विशेषाधिकार विहीन वर्ग को में बटा हुआ था। जिनके पास में 67% के करीब करीब भूमि थी वो कर नहीं देते थे, जिनके पास 30% भूमि थी वो पूरे राज्य का 100% कर देते थे, और इन्हें कहा जाता था किसान मजदूर। जब भी युद्ध होता था तो युद्ध में कहीं ना कहीं खर्च होता था, और खर्च का भार किसके ऊपर डाला था? किसानों पर, टैक्स पेयर्स पर डाला था। और ये टैक्स पेयर्स पर जब डाला था तो इनकी स्थिति और खराब होती थी, और औद्योगिकरण ने तो और अधिक खराब कर दी, क्योंकि औद्योगिकरण जो हुआ इन लोग इस देश में वो सीमित ही मामले में हो, पर जो हुआ वो देशी पूंजी से नहीं बल्कि विदेशी पूंजी से हुआ। और विदेशी पूंजीपतियों का कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का प्रेम भाव रूसी जनता के प्रति नहीं था, रूसी मजदूरों के प्रति नहीं था, अधिक लाभ के प्रति था। तो जब अधिक लाभ के प्रति था तो अधिक लाभ के लिए इन्होंने काम किया, तो जब अधिक लाभ के लिए काम किया तो स्वाभाविक शोषण किसका हुआ? मजदूर का। और मजदूरों का शोषण, तो मजदूरों के शोषण को और अधिक जागृत कराने के लिए, मजदूरों के शोषण को, मजदूरों को जागृत कराने के लिए तो पार्टियां बनी। किसानों के संबंध में समाजवादी, क्रांतिकारी, तो वहीं पर हमें जब हम देखें मजदूरों के संबंध में तो समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी बनी। आगे चलकर विचारधारा के आधार पर दोनों बट गई। एक क्रमगत रूप से सुधार की बात कर रही थी कि एक के साथ करेंगे, करेंसी के नेतृत्व में वो बन गई कौन सी? मेंशविक। जो एकाएक व्यापक परिवर्तन की बात करती थी वो बन गई बेल्शेविक। इसी के अलावा कुछ दार्शनिकों की, बिना दार्शनिकों के हम ये कह नहीं सकते कि कोई घटना घटी, क्योंकि दार्शनिक क्या करते हैं? एक आधार को तय करने का कार्य कर जाते हैं, वो यथास्थिति को बताने का कार्य कर जाते हैं। तो कभी कभार हम क्या कहते हैं? क्रांति का कारण दार्शनिक। जैसे खुद नेपोलियन ने कहा कि यदि रूसो पालने में ही मर गया होता तो नेपोलियन पैदा नहीं होता। ये उसके खुद की अपनी ऑटोबायोग्राफी में की गया। तो मतलब कहीं ना कहीं दार्शनिकों की भूमिका क्रांति के जन्म देने में होती। अरे मान सकते हैं क्या? तो जब ये हुआ तो हमें ये दिखाई दिया कि जापान के विषय में और हम बताते कि जापान मेजी क्रांति वहां पर हुई थी। मेजी क्रांति औद्योगिकरण हुआ। उस औद्योगिकरण में उन्होंने क्या किया? पुनर्जागरण जो यूरोप में हुआ था, उस पुनर्जागरण कालीन तकनीक का उपयोग करते हुए अपने क्षेत्र में उद्योगों को लगाया और अपने क्षेत्र में औद्योगिकरण किया। और जब औद्योगिकरण किया तो उस औद्योगिकरण का परिणाम यह रहा कि उत्पादन में वृद्धि के बाद में उस उत्पादन में उत्पादित वस्तु को बेचने के लिए एक नवीन मार्केट की आवश्यकता पड़ी। जब बाजार की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने उपनिवेश की चाह शुरू। तो मतलब जहां जहां पूंजीवाद आया वहां वहां उपनिवेशवाद आया कि नहीं? मतलब कार्ल मार्क्स कह रहा है कि तेरे चरित्र में ही कहीं ना कहीं दाग है, क्योंकि जब तू पैदा हो रहा है तब से ही तूने कुछ ना कुछ गलत कर दी। ये बात सही है? उपनिवेश, और उपनिवेश में वो मंचूरिया के ऊपर आक्रमण करता है, और मंचूरिया किसके ऊपर अधीन क्षेत्र रहता है? और हारता कौन है? कौन बड़ा देश था? कौन छोटा देश था? जापान कैसा देश था? एशिया। रूस कैसा देश था? यूरोपीय। एक यूरोपीय देश को एक जापानी देश, एक एशियाई देश के द्वारा हराया जाना, ये कहीं ना कहीं रशिया का अपमान, रशिया की जनता का अपमान। और इस रशिया की जनता का अपमान जब हुआ तो उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग की गलियों में उस जार के शासन को समाप्त करने के लिए आंदोलन शुरू करा। वहां कत्लेआम, जिसे कहा गया खूनी रविवार, और इस खूनी रविवार के विरुद्ध जनता ने और आक्रोश करा तो राजा को आखिरकार आते हुए ड्यूमा का गठन करना ही पड़ा। पर ड्यूमा का अपने स्वार्थ के लिए बनाना और फिर उन्हें हटाना, ये कहीं ना कहीं जनता को और अधिक आक्रोशित कर गया। और जब आक्रोशित कर गया तो जब युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, तो क्रीमिया की चाह फिर से राजा की चाह, अपनी सेना को बिना किसी असलाह बारूद रसद के डायरेक्ट भेजा। स्थिति ये थी कि जितने लोग थे रशिया, वो युद्ध में जीतने की जगह पर एक संतुलित जीवन की चाह रखने लगे, और इस चाह को पूरा कर रहा था केरेंस्की नहीं बल्कि लेनिन। इसलिए केरेंस्की जो था उसकी सत्ता गई, और किसकी सत्ता आई? लेनिन की सत्ता आई। आपको हम बताने की कोशिश करें, जब किसी व्यक्ति को दो चीज बोला जाए, इज्जत, खाना, तो जिसके पास में खाना भरपूर रहेगा तो इज्जत की तरफ भागेगा, और जिसके पास में पहली बात तो खाना 4 साल से नहीं है, 2 साल से नहीं है, मर मर के जी रहा है, उसके लिए सब सर्वा कौन होगा? ऐसा ही था यहाँ पर कि भैया जब लोगों के लिए आवश्यक संसाधन है ही नहीं
तो क्या रिस्पेक्ट, क्या राष्ट्र? जरूरी है अभी तो भैया वर्तमान की आवश्यकता की पूर्ति होना, और उस सभी पूर्ति करने का कार्य कौन कर रहा था? लेनिन कर रहा था। इसलिए लेनिन के नेतृत्व की वैश्विक क्रांति सफल हुई और आगे चली। कई लोग आरोप भी लगाते हैं उनके ऊपर, हम आरोपों को भी कंडम करेंगे, हम डिनाई भी करेंगे उनके आरोप, पर बताने की कोशिश करेंगे आपको, तो थोड़ा बहुत समझ में। एक और बात थोड़ा सा आगे चलकर, जापान क्यों इतना अच्छा आगे बन गया? अभी आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हो कि अभी जो बाइडेन सरकार के द्वारा कहा गया कि अभी आप जापान सरकार को कि हम आपके लिए जो सैनिकों को रखते हैं उस सैनिकों का खर्च हमारा बढ़ रहा है, तो आप भी हमें जो देने वाला खर्च है उसको बढ़ाओ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बम गिराने के बाद में जापान इस बात की ओर अग्रसर हुआ कि भैया शांति ही केवल और केवल एक मार्ग है। इसलिए जहां पर भी युद्ध होता है जापान हमेशा बोलता है शांति। वो क्यों बोलता है? क्योंकि बोलता है कि भैया अगर तुमने युद्ध देखा है तो एक बार हिरोशिमा नागासाकी आकर देखो, समझ में आ जाए। तो वहां की खुद की सेना नहीं है। आजकल जो शिंजो आबे थे, उन्होंने चाइना का उभार देखते हुए उन्होंने क्या किया, सेना को फिर रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू करा। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो सेना थी उस सेना के अनुशासन को उन्होंने उत्पादन में लगाने की कोशिश की। सेना एक अनुशासित वर्ग रहता है, एक अनुशासित वर्ग मतलब समय पर काम करेगा, समय पर खत्म करेगा, और इस पूरी शक्ति को उन्होंने किस में डाल दिया? उद्योगों में डाल दिया। तो दो काम 4-4, 5-5, 10-10 साल में हो सकता था, वो 5-5, 6-6 महीने में कंप्लीट करने लगा। तो मतलब किसी भी चीज को अचीव करने की जो रफ्तार थी बाकी देशों की तुलना में किसकी ज्यादा थी? जापान की थी। इसलिए जापान में आपको अनुशासन ज्यादा दिखता है और ज्यादा ग्रोथ भी दिखती। आज वो जीरो डेवलपमेंट ग्रोथ के साथ में चल रहा है। जापान की स्थिति ऐसी है कि वहां पर अगर आप लोग बैंक में पैसा जमा करते हो तो आपको पैसा मिलता है कि नहीं? ब्याज के साथ। जापान में करते हो तो ना आपको पैसा देना पड़ता है, क्योंकि इतना पैसा हो गया है कि बैंक के पास में, क्योंकि आपको पैसा कब देता है ना जापान? बैंक। जब आप पैसा देते हो बैंक को तो बैंक इस पैसे को किसी और को देता है अधिक ब्याज पे, और वो वहां से वो ब्याज लेकर अपने पास रखता है, एक भाग अपने पास में रखता है और कुछ भाग आपको देता है। पर यहां पर बैंक से कोई लेने वाला ही नहीं रहेगा, तो फिर बैंक आपको देगा क्या? तो बोलते हैं कि काम करो, तुम ही हमें पैसा दो रखने का। तो इसलिए जापान के करा भारत को बहुत कम कीमत पर 0.50% की वार्षिक ब्याज पर 80,000 करोड़ का हमें लोन दिया है बुलेट ट्रेन के लिए। 0.50%, 1% भी नहीं वार्षिक। कितना प्रतिशत? ½ केस से दिया। क्यों दिया? ये कोई ले तो रहा है, कोई ले तो रहा है, पैसा सड़े सड़े बढ़ेगा क्या? नहीं। जापान वो देश, तो वो मेइजी क्रांति बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर प्रश्न क्यों पूछा गया था 2014 में? 2014 में प्रश्न इसलिए पूछा गया था क्योंकि 2014 में भारत की नई सरकार के द्वारा अपने क्षेत्र में बुलेट ट्रेन का एक सपना लेकर आया, और बुलेट ट्रेन के लिए लोन कौन दे रहा था? जापान दे रहा था। और जापान दे रहा था तो जापान क्यों दे पाया? तो उसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड से प्रश्न पूछा उसने, तत्कालिक बैकग्राउंड से प्रश्न पूछा। क्या ये है बेटा यूपीएससी? इसलिए थोड़ा सा बड़ा पढ़ना पड़ता है। अगर यूपीएससी को ठीक ठाक अगर ढंग से क्रैक करना है तो बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? आया समझ में? तो कभी कोई घटना घटती है तो लंबा सोच के चलो, उसको बस तत्कालिक में रख कर मत चलो, लंबा सोच कर चलो। देखिए आपका नहीं अच्छा हो तो क्या, पर उसके लिए क्या मेहनत, आप लोग मेहनत करेंगे तो जल्दी अचीव करेंगे। इसमें लिखने में समय मत खराब करिएगा। मतलब लिखने का मतलब समझ रहे हैं? सर नोट्स बनवा दीजिए, ये करवा दीजिए, उसमें समय क्या आता है बेटा? बहुत ज्यादा जाता है। पर हम जितना जरूरी है उतना तो लिख पाएंगे, पर जहाँ समझाना जरूरी है वहां पर समझाने की डिमांड रखें। जापान की अभी अपनी सेना है कि नहीं, अभी है थोड़ी स्तर पर, परंतु एक बड़ी जो फोर्स है वो किसकी है? अमेरिका की। अमेरिका ने रक्षा का वचन दिया जापान, क्योंकि अमेरिका मानता है ना कि हमने गलत किया। अमेरिका मानता है कि हमने गलत किया। स्वाभाविक रूप से एक न्यूक्लियर बम को गिराना एक मानवीय दृष्टि से
एक अमानवीय कृत्य है। और एक अच्छे देश के द्वारा ऐसा कृत्य करना गलत है, क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर में एक शब्द कहा जाता है कि विचारधारा, और दुनिया में कोई आपका दुश्मन केवल विचारधारा के आधार पर। विचारधारा अलग है तो आपका वो दुश्मन बनता है। आप मानवीयता की दृष्टि से सोचो ना, उन सामान्य छोटे छोटे बच्चों ने क्या किया जो समाज में 8 से 10 लाख से ज्यादा लोग 5 सेकंड में मर गए। 5 सेकंड, इतना ज्यादा टेम्परेचर रहता है, लगभग जब न्यूक्लियर बॉम्ब गिरता है तो 50,000 सेल्सियस के करीब करीब तापमान हो जाता है, जिसमें एक भी वस्तु जो होती है वो ठोस अवस्था में नहीं रहती, सब गल जाती है। मतलब हड्डियां तो सोचिए, यहाँ तो मैग्मा ही कितने इसमें बन जाता है। अगर सिलिका की मात्रा ज्यादा हो तो थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर लेता है, अगर सिलिका की मात्रा नहीं हो तो 600 डिग्री सेल्सियस पर ही कोई भी पदार्थ क्या होता है, गलने लग जाता है। इतने टेम्परेचर तो कुछ रहेगा नहीं, ये हद तक। तो अमेरिका ने सपोर्ट करने की बात की। तो अमेरिका ने ऐसा क्यों किया था? अमेरिका ने इसलिए किया था बेटा, क्योंकि एक था, क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बताइए क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 2 गुट थे, एक था ध्रुवी गुट और एक था मित्र गुट। ध्रुवी गुट में 3 देश थे, टोक्यो मतलब जापान, बर्लिन मतलब जर्मनी, रोम मतलब इटली। और जो मित्र देश थे उस मित्र देश में 3-4 देश थे। 3 देश हम आपको बताते हैं। एक था रशिया, एक कौन था, रशिया के बाद एक था ब्रिटेन, ब्रिटेन के बाद एक था फ्रांस। ये 3 देश महत्वपूर्ण थे। अब क्या हुआ, जो ध्रुवीय देश थे उन देशों में कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेशन बनकर युद्ध लड़ रहा था, और जापान अपना प्रसार कर रहा था। जापान का औद्योगिकरण अमेरिका से ज्यादा अच्छा था। अमेरिका ने भी तो 1861 के बाद में औद्योगिकरण अच्छे से किया, आपको भी पता है कि नहीं। वहां पर दास प्रथा की समाप्ति के बाद में हुआ गृह युद्ध, वो उसके लिए जितना दुखदायक था उतना ही वरदान साबित हुआ। आप लोगों को क्वेश्चन लिखे कि नहीं आप लोगों ने? तो वो बढ़ रहा था, जापान भी बढ़ रहा था। दूसरी बात, विचारधारा कहीं ना कहीं व्यक्ति को एक तरफ ला देती है। जापान में सम्राटवाद था, राष्ट्रशाही थी, और जो ब्रिटेन था वहां पर लोकतंत्र था। लोकतंत्र मतलब संसदीय व्यवस्था थी, और जो अमेरिका था वहां पर भी संसदीय व्यवस्था थी, और दोनों एक विचारधारा के आधार पर कार्य करते थे जो पूंजीवादी विचारधारा थी। यहां पर बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थों को देने का कार्य अमेरिका के द्वारा दोनों को किया जाता है। अब दिमाग में ये भी आता है बच्चों को कि सर ये सऊदी अरब वगैरह से क्यों नहीं दिया? बेटा सऊदी अरब से थोड़ा सा दूर पड़ता है जापान को, और अमेरिका से बहुत नजदीक पड़ता है, केवल 3,500 से 4,000 किलोमीटर, आराम से वस्तु पहुंच जाएंगी। तो क्या हुआ कि ब्रिटेन ने कहा जाता है कि कहा कि हम और आप एक विचारधारा वाले हैं, तो आप क्यों जापान को दे रहे हो? और जापान को तुम दे रहे हो तो जापान क्या कर रहा है? हमें रौंद रहा है। तुम दे रहे हो उसको पेट्रोलियम पदार्थ, ऊर्जा के संसाधन दे रहे हो, और उस ऊर्जा के संसाधन देते हुए वो क्या कर रहा है? एक तरफ से रौंदते हुए चाइना को रौंदा, वहां के जो शासक थे उनको पूरा रौंदते आया, ताइवान को रौंदा, इसके नीचे आया वियतनाम को रौंदा, और रौंदते 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 वो म्यांमार तक गया। ब्रिटेन के हाथ खड़े हुए थे। अगर म्यांमार कंप्लीट करता तो इंडिया में प्रवेश कर जाता। तो यहां पर अमेरिका को उसने कहा कि आप रसद देना बंद करो, आप रसद देना बंद करो। तो अमेरिका ने रसद देना बंद करा, पेट्रोलियम पदार्थ देना बंद करा। जापान का मूड खराब। और जब जापान का मूड खराब हो तो जापान ने क्या करा, उसका जो एक जहाजों का बेड़ा था, रातों रात आक्रमण करा और पूरे बेड़े को तहस नहस कर। उसको सबक सिखा रहा था कि बेटा तूने नहीं दिया ना, देख क्या हश्र हो सकता है। हश्र हो गया। अमेरिका ने अपने ऊपर ये एक आरोप समझा, एक अपना अपमान समझा। उस अपमान के बदला लेने के लिए झटपटाने लगा। 1941 में उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू करा था न्यूक्लियर बम का बनाने का। उसका टेस्ट हो चुका था,
45 में पहले एक बार टेस्ट हो चुका था, अर्थ के ऊपर थोड़ा सा। अमेरिका ने बोला अब तो अपन सबक सिखाएंगे। टोक्यो पर गिरने वाला था बम, पर टोक्यो के ऊपर बहुत अधिक मात्रा में बादल छाने के कारण समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि विमान तो बहुत ऊपर चल रहे थे। और जब विमान बहुत ऊपर चल रहे थे, क्यों ऊपर चला रहे थे? क्योंकि विमानों की चलने की भी एक हाइट रहती है। जितने बमवर्षक विमान रहते हैं उन लोगों को प्राय कम ऊंचाई पर उड़ाया जाता है, और जो पैसेंजर विमान रहते हैं उनको अधिक ऊंचाई पर। तो जापान के रडार को ये लगे कि भैया ये पैसेंजर विमान है, तो उनकी अधिक हाइट पर रखा गया। मतलब क्लाउड है, क्लाउड के नीचे अर्थ है और ऊपर विमान है, तो क्लाउड बहुत ज्यादा, तो टोक्यो पर गिरने वाले थे। तो उन्होंने डेस्टिनेशन पकड़ के रखी थी 2-3 जगह कि यहाँ नहीं तो यहाँ जाएंगे अपन। और फिर बाद में जैसे ही अपना पेट्रोल खत्म हो जाएगा, डीजल खत्म हो जाएगा, तो अपन सीधे उतर जाएंगे कहाँ पर? चाइना के एयरपोर्ट पर, और वहां पर एयरपोर्ट पर उतर के अपना काम खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो टोक्यो पर गिरने वाला था, पर टोक्यो बच गया क्योंकि क्लाउड था। तो ये कौन सा डेस्टिनेशन बचा? हिरोशिमा और नागासाकी, वहां पर गिरा। तो उनके पर्ल हार्बर के ऊपर, अमेरिका के पर्ल हार्बर के ऊपर चाइना, जापान के द्वारा आक्रमण किए जाने के का प्रति उत्तर में सबक देने के लिए उतरे। मैंने कहा था ना आपको, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, दोनों वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने कभी भी खुद से भूमिका में नहीं आया, इसको खींचा गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के द्वारा जब ब्रिटेन के जहाजों को गिराया गया, जिसमें 150 के करीब करीब अमेरिकी नागरिक थे, तब जाके वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आया 1917 में। उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो पहले में नहीं आया, जब उसको पर्ल हार्बर में उसको जब जापान के द्वारा, जापान ने आओ तू भी तो आ, हमको भी बेच रहा है, उसको भी बेच रहा है, पैसे कमा रहा है, हम मर रहे हैं, वो भी मर रहे हैं, तू अकेला माला माल चला दिया। तो इसने भी दिया, होगी घटना, और दुनिया को समझ में आ गया। ये बम गिरना जितना दुखदाई जापान के लिए था, उससे ज्यादा दुखदाई था रशिया के लिए, वो भी बता दिया। बड़ी बड़ी घटना है, धोखा बहुत होता है। मैं और आप गले से गले मिलकर चल रहे, ऐसे हाथ में हाथ डाल के हम चले, हम बने तुम बने, एक दूसरे से चल रहे हैं, और आप बम गिरा दे रहे हो। बम गिराने के बारे में, बम बना भी लिया, बम गिराया तो बम बना भी लिया। अब जब बम बना लिया तो बम बनाया तो सबको पता होना चाहिए कि बम बनाया है, पता होना चाहिए कि नहीं सब? खासकर किसे पता होना चाहिए? जिसके गले में हाथ डाला है। गले में किसके हाथ डाला था? रशिया के। और जब रशिया के गले में हाथ डाला तो रशिया जब बम गिरा उसको बाद में पता, अरे बम गिर गया क्या? उसको बाद में पता चला। फिर उसने पूछा किसने गिराया? अमेरिका ने गिरा। अच्छा तुझे पता था क्या? हाँ मुझे पता था, पहले दिन से पता था। फ्रांस से पूछा, फिर ब्रिटेन से पूछा तुझे पता था क्या? बोला हाँ मुझे भी पता था। मुझे नहीं पता। धोखा। स्टालिन का दिमाग खराब होता है, और यहाँ से कोल्ड वॉर एक व्यवस्थित रूप में, प्रत्यक्ष रूप से चलना शुरू हो जाता है। ये सब कारण है, सब क्या है, एक दूसरे से जुड़े पड़े हैं। आप पढ़ो तो मजे से, आपको बड़ा मजा आएगा। तो लिख पाए, लिख पाए। चलिए बुरा तो नहीं लग रहा है? बस बता दिए करें, बुरा जहां लगेगा वहां पर और ज्यादा पढ़ाई है ना। बुरा जहां पर, आज ठंडी की हवा चल रही है, चलिए कैसा लग रहा है हवा? चलिए लिखिएगा, ठीक दिख रहा है? चलिए लिखिए। कारण निरंकुश राजतंत्र एवं स्वेच्छाचारी शासन। निरंकुश राजतंत्र एवं स्वेच्छाचारी शासन। रूस में निरंकुश राजतंत्र मौजूद था। रूस में निरंकुश राजतंत्र मौजूद था, जो देवी सिद्धांतों पर आधारित था, जो देवी सिद्धांतों पर आधारित था। इसके अनुसार राजा की इच्छा ही
राजा की इच्छा ही कानून थी, राजा की इच्छा ही कानून थी। इस तरह जार की स्वेच्छाचारिता पर कोई अंकुश नहीं था। जार की स्वेच्छाचारिता पर कोई अंकुश नहीं था। शासन वंशानुगत कुलीन, भ्रष्ट नौकरशाही के माध्यम से कार्य कर रहा था। जो जन समस्याओं के प्रति उदासीन था। इस तरह रूसी जनता में निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध आक्रोश व्याप्त हुआ। दूसरा लिखिए सामाजिक आर्थिक विषमता। दूसरा पॉइंट लिखिए सामाजिक आर्थिक विषमता। रूस में फ्रांस के ही समान विशेषाधिकार वर्ग तथा विशेषाधिकार विहीन वर्ग में समाज विभाजित था। इस तरह शोषक एवं शोषित वर्ग मौजूद तनाव उत्पन्न इसे में लिखिए एक पॉइंट। इसी एक किसानों की दशा। रूस में किसानों की संख्या अधिक थी, किंतु इनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। भूमिका 67% भाग विशेषाधिकार विहीन वर्ग के पास हिस्सा था तो वही 30% भाग 23 होगा ना? नहीं 67 33% बंजर, 3% बंजर, 33 67 ये हुआ। जब 33 होना था फिर बंजर भी तो भूमि रहेगी, अनुमान माना जाता है। ठीक, तो कहाँ पर
तो 30% भाग किसान वर्ग, 30% भाग किसान वर्ग, जो एकमात्र, जो एक करदाता, करदाता। बेटा ठंडी लगेगी यहाँ पर, ठंडी है ना? करदाता विभिन्न प्रकार की जा रही करों में वृद्धि का भार, विभिन्न प्रकार की करों में की जा रही वृद्धि का भार अंतिम रूप से इन्हीं के ऊपर आता था, अंतिम रूप से इन्हीं के ऊपर आता था। फलता ये क्रांति की ओर अग्रसित हुआ, फलता ही क्रांति की ओर अग्रसित, जिसे प्रोत्साहित करने का कार्य समाजवादी क्रांतिकारी दल, समाजवादी क्रांतिकारी दल द्वारा किया गया। मजदूरों की बी पॉइंट पहले ए लिखा था बेटा, अब बी लिखिए। समझ में तो आ रहा है ना? कौन सा वर्ग बोला आपने? मजदूर वर्ग में। नहीं, अभी सुधारने का कार्य सामाजिक, समाजवादी क्रांतिकारी दल, ठीक है? ये किसानों के हित के लिए काम करता है, ठीक है? अब देखिए मजदूरों की स्थिति। रूस में औद्योगिकरण से मजदूरों की दशा में, रूस में औद्योगिकरण से मजदूरों की दशा में व्यापक नकारात्मक परिवर्तन, क्योंकि यहाँ मजदूरों की दशा में व्यापक नकारात्मक परिवर्तन आया, क्योंकि यहाँ किया जा रहा औद्योगिकरण विदेशी पूंजी के निवेश का फल था, फलता ये पूंजीपति मजदूरों की दशा के स्थान पर अत्यधिक लाभ पर ध्यान केंद्रित करते थे, जिस वजह से मजदूरों की स्थिति में गिरावट है। वे असंतुष्ट हुए और उन्हें संगठित करने का प्रयास, और उनकी असंतुष्टि को संगठित करने का प्रयास समाजवादी प्रजातांत्रिक दल के द्वारा किया गया।
कोई कष्ट नहीं आ सकता। समाजवादी प्रजातांत्रिक दल के द्वारा किया गया। आगे समाजवादी दल का प्रसार, सॉरी समाजवादी दल या समाजवादी विचारधारा का प्रसार, ये लिख सकते हैं। हाँ बेटा, ना अब थर्ड नहीं, अब अलग से। अब हमने लिख ली बेटा परिस्थितियां लिख ली, सामाजिक आर्थिक स्थिति लिख ली। अब क्या लिखेंगे? समाजवादी विचारधारा का प्रसार। अगला पॉइंट, रूस में समाजवादी विचारधारा का प्रसार। रूस में समाजवादी विचारधारा का प्रसार हो रहा था। अतः कई समाजवादी दल बने। समाजवादी क्रांतिकारी दलों ने समाजवादी क्रांतिकारी दलों ने किसानों के हितों के मुद्दे को उठाकर अपनी लोकप्रियता बढ़ाई। तो दूसरी तरफ समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने मजदूरों के हितों की बात कर अपनी लोकप्रियता बढ़ाई। किसे बढ़ाया? लोकप्रियता को बढ़ाई। आगे लिखो, इसी में एक छोटा सा पैरा चेंज कर लो क्या? इसी में करिए आगे। समाजवाद में धर्म, जाति, नस्ल आदि का कोई महत्व नहीं होता। धर्म, जाति, नस्ल आदि का कोई महत्व नहीं होता। जिस वजह से भी रूसी जनता क्रांति की ओर प्रोत्साहित हुई, क्योंकि रूसी शासक रूसीकरण करने की ओर और मतलब सर जो रूस एक जनजाति थी, हाँ, उसको सबको चेंज करने के आप लिए सभी उसमें उसी में हो जाओ। ये बहुत तो रूसी शासक क्या लिखा आपने? रूसीकरण करने की ओर बढ़ रहा था, जिस वजह से अन्य जातियां स्वयं को असहाय महसूस कर रही थी। इसे सहायता देने का कार्य किसने किया बेटा? समाजवादी प्रजातांत्रिक दल। किसने करा बेटा? समाजवादी दल। कोई दिक्कत है क्या? आगे देखिए, पैरा चेंज करो फिर। यह समाजवादी प्रजातांत्रिक दल आगे चलकर
आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो, दो भागों में विभाजित हो। प्रथम, एक के नीचे लिखो, प्रथम मेंशेविक, जो क्रमगत सुधारों के पक्षधर थे, जो क्रमगत सुधारों के पक्षधर थे। दूसरा वेल्शेविक, जो व्यापक तीव्र सुधारों के पक्षधर थे। कोई कष्ट? यहाँ कोई कष्ट नहीं? बढ़िया लिखिए। ये जो थे तो मजदूर समर्थक थे, हाँ। मेंशेविक और वेल्शेविक, और उधर थे वहाँ पे वो सामान्य, मतलब कि किसान। जो पहला वो किसान के थे सीधे। फिर आगे जो दोनों क्रांतियाँ हुई उसमें किसान थे इंक्लूड, नहीं, किसान को जोड़ लिया गया। वो भी एक कला है। लेनिन ने कुछ करा, यही तो बात है। यही हम कह रहे थे कि किसान तो एक तरफा हो गया, एक तरफ हो गया, यही तो है लेनिन और कार्ल मार्क्स की सोच में। अभी उसको भी तो पढ़ना है। लेनिन कहा ना कि किताब को रख कर उसने क्या करी, क्रांति करी। पर ऐसा जरूरी नहीं, उसने समय और परिस्थिति के अनुसार सिद्धांत में क्या करा, परिवर्तन किए। ये परिवर्तन को ही तो पढ़ना है। आगे थोड़ा सा आगे आपको दिखेगा, आप उसको समझोगे भी, और माओ में भी दिखेगा। माओ को भी बताएंगे। आप अगर सुनने लायक कंडीशन में रहोगे तो माओ को भी बताऊंगा। सुनने लायक कंडीशन मतलब समझ रहे हो? सर लेनिन ने ही मिला लिया था। मिला लिया था, लोगों को आकर्षित कर गया वो सब चीज उसने करी जो आवश्यक लग रही थी, उसने करा। देखिए दार्शनिकों की भूमिका।